दो छोटी मछलियां तैर रही थीं। रास्ते में उन्हें एक बड़ी उम्र की मछली मिली। बड़ी मछली ने सिर हिलाकर कहा, गुड मॉर्निंग लड़कों, पानी कैसा है? दोनों छोटी मछलियां थोड़ी दूर आगे गईं। फिर एक ने दूसरे को देखा और पूछा, ये पानी क्या भला है? अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां उस समझदार बूढ़ी मछली की तरह ज्ञान दूंगा कि पानी क्या है, तो फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ज्ञानी बूढ़ी मछली नहीं हूं। इस मछली वाली कहानी का सीधा सा मतलब यह है कि जो सच्चाई हमारे सबसे करीब और सबसे जरूरी होती है, अक्सर उसे देखना और उस पर बात करना सबसे मुश्किल होता है। एक लाइन में कहें तो यह एक बहुत ही घिसी पिटी, एक बोरिंग बात लग सकती है, लेकिन सच यह है कि बड़ों की रोज की जिंदगी में इन घिसी पिटी बातों की अहमियत जीने मरने जितनी बड़ी हो सकती है। यह शायद आपको बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या ख्याली बकवास लगे। जिन चीजों को लेकर मैं पक्के तौर पर सही मानता हूं, उनमें से बहुत सी चीजें बिल्कुल गलत और धोखे वाली निकलती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा हर एक एक्सपीरियंस मुझे यह पक्का यकीन दिलाता है कि मैं ही इस यूनिवर्स का सेंटर हूं और मैं ही सबसे असली और जरूरी इंसान हूं। हम लोग अपने इस खुदगर्ज बर्ताव के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं, क्योंकि समाज में इससे बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन अंदर से हम सब ऐसे ही हैं। जन्म से ही हमारी सोच की बनावट, डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी ही होती है। खुद सोचिए, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसके बीच में आप खुद न हो। दुनिया आपको वैसे ही दिखती है जैसी आपके सामने, पीछे, दाएं बाएं आपके टीवी या स्क्रीन पर होती है। दूसरे लोगों की सोच और फीलिंग्स आपको किसी न किसी तरह समझनी पड़ती है, लेकिन आपकी अपनी इमोशंस आपको एकदम असली और तुरंत महसूस होती हैं। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन घबराइए मत, मैं आपको दया या दूसरों का भला करने जैसी अच्छी बातों पर कोई उपदेश नहीं देने वाला। यह अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि यह खुद पर काम करने की बात है, ताकि मैं अपनी जन्म से मिली उस बनावट को, उस डिफॉल्ट सेटिंग को बदल सकूं, जो मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचने और हर चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। जो लोग अपनी इस पैदाइशी सोच को इस तरह बदल सकते हैं, उन्हें अक्सर समझदार कहा जाता है, वेल एडजस्टेड कहा जाता है, और मेरे हिसाब से यह कोई ऐसे ही हवा में उछाला गया शब्द नहीं है। यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि हमारी सोच को बदलने में किताबी ज्ञान और दिमाग का कितना काम है। यह सवाल थोड़ा उलझा हुआ है। मेरे मामले में कॉलेज की पढ़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा यह रहा कि इसने मेरी हर चीज में ज्यादा दिमाग लगाने की आदत को बढ़ा दिया। मैं अपने सामने हो रही चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपने दिमाग की ख्याली बहसों में खो जाता हूं। अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देता था। अपने दिमाग में लगातार चलने वाली बकबक में खो जाने के बजाय सतर्क और ध्यान लगाकर रहना बहुत मुश्किल काम है। कॉलेज से निकलने के 20 साल बाद मुझे धीरे धीरे यह समझ आया कि सोचना कैसे है, इस बात का एक बहुत गहरा और गंभीर यानी सीरियस मतलब है। सोचना सीखना, इसका असली मतलब है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल पाना। इसका मतलब है इतना होश रखना कि आप यह चुन सकें कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है और अपने एक्सपीरियंस से क्या मतलब निकालना है। क्योंकि अगर आप बड़े होने के बाद यह चॉइस नहीं कर सकते, तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उस पुरानी कहावत के बारे में सोचिए कि दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। यह बात जो ऊपर से देखने में बड़ी फीकी लगती है, असल में एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है
कि जो लोग बंदूक से सुसाइड करते हैं वो लगभग हमेशा अपने सिर में गोली मारते हैं। और सच तो यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग गोली चलाने से बहुत पहले ही अंदर से मर चुके होते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी इस पढ़ाई का असली और बिना बकवास वाला फायदा यही होना चाहिए कि आप अपनी कंफर्टेबल और रिस्पेक्टेबल एडल्ट लाइफ में अंदर से मरे हुए अनकॉन्शियस और अपने ही दिमाग के गुलाम बनकर रोज की जिंदगी में एकदम अकेले होने से कैसे बचें। यह शायद आपको बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या ख्याली बकवास लगे, तो चलिए सीधी काम की बात करते हैं। सच बात तो यह है कि आप पास होने वाले छात्रों को अभी अंदाजा भी नहीं है कि रोज की जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। अमेरिका में बड़ों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसके बारे में इन कमेंसमेंट स्पीचेस में कोई बात नहीं करता। उस हिस्से में शामिल है बोरियत, रोज का एक जैसा काम और छोटी छोटी बातों पर होने वाली चिढ़, फ्रस्ट्रेशन। माता पिता और बड़े लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज एक एवरेज डे है, एक आम दिन है। आप सुबह उठते हैं, अपने मुश्किल नौकरी पर जाते हैं और 9-10 घंटे जमकर मेहनत करते हैं। दिन के आखिर में आप थके हुए और तनाव में होते हैं और आप बस घर जाकर अच्छा खाना खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं ताकि जल्दी सो सकें, क्योंकि अगले दिन आपको फिर से उठकर यही सब करना है। लेकिन तभी आपको याद आता है कि घर में खाने का कोई सामान नहीं है। आपको अपने मुश्किल नौकरी की वजह से इस हफ्ते बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब काम के बाद आपको अपनी गाड़ी निकालनी है और सुपरमार्केट जाना है। यह काम का समय खत्म होने का वक्त है और ट्रैफिक बहुत खराब है, इसलिए दुकान तक पहुंचने में तय समय से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो सुपरमार्केट में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि जाहिर है यही वह समय है जब नौकरी करने वाले बाकी लोग भी अपना राशन खरीदने आते हैं। दुकान में चुभने वाली तेज रोशनी है और वहां आत्मा को मार देने वाला अजीब सा कॉरपोरेट पॉप म्यूजिक बज रहा है। और यह ऐसी जगह है जहां आप बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप जल्दी से अंदर जाकर बाहर नहीं आ सकते। आपको अपनी जरूरत का सामान ढूंढने के लिए पूरी बड़ी और चमकदार दुकान के भीड़ वाले रास्तों में भटकना पड़ता है और आपको अपनी खटारा ट्रॉली को दूसरे थके हुए और जल्दबाजी में चल रहे लोगों के बीच से निकालना पड़ता है। और हाँ, वहां धीरे धीरे चलने वाले बूढ़े लोग, खोए हुए लोग और शैतान बच्चे भी होते हैं जो रास्ता रोक लेते हैं और आपको गुस्सा पीकर बहुत प्यार से उनसे रास्ता मांगना पड़ता है। और आखिर में आपको अपने रात के खाने का सारा सामान मिल जाता है। लेकिन अब पता चलता है कि भीड़ होने के बावजूद पैसे देने वाले काउंटर ज्यादा खुले नहीं हैं, इसलिए लाइन बहुत लंबी है, जो कि बहुत स्टूपिड और गुस्सा दिलाने वाला काम है। लेकिन आप अपना सारा गुस्सा उस परेशान औरत पर नहीं निकाल सकते जो मशीन पर काम कर रही है। खैर, आखिर में आप पैसे देने वाले काउंटर के एकदम आगे पहुंचते हैं, अपने खाने के पैसे देते हैं और मशीन से अपना कार्ड पास होने का इंतजार करते हैं। फिर आपको एक ऐसी आवाज में हैव अ नाइस डे कहा जाता है जो एकदम मरे हुए इंसान जैसी लगती है। उसके बाद आपको अपनी ट्रॉली में रखे वो बेकार और पतले प्लास्टिक बैग भीड़ भरे उबड़ खाबड़ और कचरे वाले पार्किंग लॉट से होकर ले जाने पड़ते हैं। फिर उन थैलियों को अपनी गाड़ी में इस तरह से रखने की कोशिश करनी पड़ती है कि रास्ते में सारा सामान गिरकर डिग्गी में न फैल जाए। और फिर आपको बहुत धीमे, भारी और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भयंकर ट्रैफिक से होकर पूरे रास्ते गाड़ी चलाकर घर जाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। पॉइंट यह है कि इस तरह की छोटी और
परेशान करने वाली बकवास ही वह वजह है जहां आपको यह चुनना पड़ता है कि आप क्या सोचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम, भीड़ वाले रास्ते और लंबी लाइनें मुझे सोचने का टाइम देती हैं। और अगर मैं पूरे होश कॉन्शियस डिसीजन में यह तय नहीं करता कि मुझे कैसे सोचना है और किस चीज़ पर अपना ध्यान, किस चीज़ पर अपना अटेंशन देना है, तो हर बार राशन खरीदते समय मैं गुस्से और दुखी ही रहूंगा, क्योंकि मेरी पैदाइशी सोच मुझे यही पक्का यकीन दिलाती है कि ऐसे हालात सिर्फ मेरे बारे में हैं, मेरी भूख, मेरी थकान और बस जल्दी से घर पहुंचने की मेरी चाहत के बारे में है। और मुझे पूरी दुनिया में ऐसा लगेगा जैसे बाकी सब लोग बस मेरे रास्ते में आ रहे हैं। और ये लोग हैं कौन जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं? और देखिए, इनमें से ज्यादातर कितने घिनौने हैं और इस लाइन में कितने स्टूपिड, गाय जैसे सुस्त, बेजान आंखों वाले और अजीब लग रहे हैं। यह कितना परेशान करने वाला और बदतमीजी भरा है कि लोग लाइन के बीच में जोर जोर से अपने मोबाइल पर बात कर रहे हैं। और देखिए, यह कितनी बड़ी नाइंसाफी है। मैंने दिन भर कितनी कड़ी मेहनत की है, मैं भूखा और थका हुआ हूं और इन बेवकूफ लोगों की वजह से मैं घर जाकर खाना भी नहीं खा पा रहा और आराम भी नहीं कर पा रहा। या फिर जाहिर है, अगर मैं अपनी पैदाइशी सोच यानी इस डिफॉल्ट सेटिंग को थोड़े समझदार और समाज के बारे में सोचने वाले रूप में हूं, तो मैं दिन के आखिर में लगे इस जाम में अपना वक्त गुस्सा होने और चिढ़ने में बिता सकता हूं। मैं उन बड़ी बेवकूफ रास्ता रोकने वाली गाड़ियों पर गुस्सा कर सकता हूं जो फालतू में अपनी बड़ी टंकियों का पेट्रोल जला रही हैं। और मैं इस बात पर सोच सकता हूं कि देश प्रेम या भगवान वाले स्टिकर हमेशा उन्हीं सबसे बड़ी और खुदगर्ज गाड़ियों पर क्यों दिखते हैं जिन्हें सबसे बुरे, दूसरों की परवाह न करने वाले और गुस्सैल लोग चला रहे होते हैं, जो अक्सर मोबाइल पर बात करते हुए दूसरों को गलत तरीके से पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ जाम में 20 कदम आगे निकलने के लिए। और मैं यह सोच सकता हूं कि हमारे बच्चों के बच्चे हमसे कितनी नफरत करेंगे क्योंकि हमने फ्यूचर का सारा पेट्रोल बर्बाद कर दिया और शायद क्लाइमेट को भी खराब कर दिया। और हम सब कितने बिगड़े हुए, बेवकूफ और घटिया हैं और यह सब कितना बुरा है, वगैरह वगैरह। देखिए, अगर मैं इस तरह से सोचना चुनता हूं, मैं चूज करता हूं ऐसा सोचना, तो ठीक है। हम में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस तरह से सोचना इतना आसान और अपने आप हो जाता है कि इसके लिए हमें कुछ चुनना ही नहीं पड़ता। इस तरह सोचना मेरी पैदाइशी बनावट है, डिफॉल्ट सेटिंग है। बड़े होने पर जब मैं जिंदगी के बोरिंग, परेशान करने वाले और भीड़ भाड़ वाले हिस्सों को झेलता हूं, तो अपने आप और बिना सोचे समझे यही मान लेता हूं कि मैं ही इस दुनिया का सेंटर हूं और मेरी तुरंत की जरूरतें और फीलिंग्स ही तय करेंगी कि दुनिया में सबसे जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। बात यह है कि ऐसे हालात के बारे में सोचने के जाहिर तौर पर और भी अलग तरीके हैं। इस जाम में मेरे रास्ते में फंसी और खड़ी इन सभी गाड़ियों को देखिए। यह नामुमकिन नहीं है कि इन बड़ी गाड़ियों में बैठे कुछ लोगों का अतीत में कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो और अब उन्हें गाड़ी चलाने से इतना डर लगता हो कि उनके डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत बड़ी और भारी गाड़ी लेने को कहा हो ताकि वे सेफ महसूस कर सकें। या जो बड़ी गाड़ी अभी मुझे गलत तरीके से पार कर गई, हो सकता है उसे कोई ऐसा पिता चला रहा हो जिसका छोटा बच्चा बगल वाली सीट पर घायल या बीमार हो और वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और उसकी जल्दबाजी मेरी जल्दबाजी से कहीं ज्यादा बड़ी और जायज हो। असल में मैं ही उसके रास्ते में आ रहा हूं। या फिर मैं खुद पर जोर डालकर यह सोचने का चुनाव कर सकता हूं कि शायद सुपरमार्केट की लाइन में खड़ा हर कोई मेरी तरह ही बोर और परेशान है और शायद इनमें से कुछ लोगों की जिंदगी
कुल मिलाकर मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मुश्किल, उबाऊ और दर्द भरी है। फिर से प्लीज यह मत सोचिए कि मैं आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा हूं या कह रहा हूं कि आपको बस ऐसा ही सोचना चाहिए, या कोई यह उम्मीद करता हूं कि आप यह अपने आप कर लेंगे, क्योंकि यह मुश्किल है। इसमें इच्छा और दिमागी मेहनत लगती है, और अगर आप मेरी तरह हैं तो कुछ दिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे या आपका ऐसा करने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर दिन अगर आप इतने होश में हैं कि खुद को एक विकल्प दे सकें, एक चॉइस दे सकें, तो आप लाइन में खड़ी उस मोटी, बेजान आंखों वाली और बहुत ज्यादा मेकअप की हुई औरत को एक अलग नजरिए से देखने का चुनाव कर सकते हैं, जो अभी अपने छोटे बच्चे पर चिल्लाई थी। हो सकता है वह हमेशा ऐसी न हो सकता है कि वह लगातार 3 रातों से जागकर अपने उस पति का हाथ पकड़े बैठी हो जो कैंसर से मर रहा हो, या हो सकता है यही औरत किसी सरकारी दफ्तर की वह कम सैलरी वाली कर्मचारी हो जिसने कल ही आपके जीवन साथी की किसी बड़ी सरकारी उलझन को एक छोटी सी मदद करके सुलझाया हो। जाहिर है ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। यह बस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। अगर आपको पक्का यकीन है कि आपको पता है कि असली सच क्या है और असल में क्या और कौन जरूरी है, अगर आप अपनी पैदाइशी सोच इस डिफॉल्ट सेटिंग पर ही चलना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह ऐसी किसी दूसरी बात पर ध्यान नहीं देंगे जो आपको बेकार या परेशान करने वाली न लगे। लेकिन अगर आपने सच में सोचना और ध्यान देना सीख लिया है, तो आप जानेंगे कि आपके पास और भी रास्ते हैं। असल में यह आपकी पावर में होगा कि आप भीड़ भाड़ वाले, शोर शराबे वाले, धीमे और नरक जैसे इस बाजार के हालत को सिर्फ एक मतलब वाला ही नहीं, बल्कि एक पवित्र, एक सेक्रेड एक्सपीरियंस मान सकें। इसे उसी ताकत से भरा महसूस कर सकें जिसने तारों को रोशन किया है। दया, प्यार और सभी चीजों के भीतर की वो एकता जो ऊपर से नहीं दिखती। ऐसा नहीं है कि ये सब जादुई बातें सच ही हों। बस एक ही कैपिटल टी से ट्रू है, एक ही परम सत्य है कि आपको ही यह तय करना है कि आप चीजों को कैसे देखने की कोशिश करेंगे। आपको पूरे होश में यह तय करने का मौका मिलता है कि किस बात का मतलब है और किस बात का मतलब नहीं है। आपको यह तय करने का मौका मिलता है कि आप किसकी पूजा करेंगे। क्योंकि एक और बात सच है, बड़ों की रोज की संघर्ष भरी जिंदगी में भगवान को न मानने जैसी कोई चीज नहीं होती, पूजा न करने जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कोई पूजा करता है, हमें बस यही चुनने को मिलता है कि हम किसकी पूजा करें। और पूजा करने के लिए किसी भगवान या स्पिरिचुअल चीज को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है, चाहे वो ईसा मसीह हो या अल्लाह या भगवान या यहोवा या प्रकृति की देवी या बुद्ध के 4 सत्य या अच्छे वसूलों का कोई पक्का नियम, कि अगर आप इनके अलावा किसी और चीज की पूजा करेंगे तो वह आपको जिंदा खा जाएगी। अगर आप पैसे और चीजों की पूजा करेंगे, अगर आपको जिंदगी का असली मतलब इन्हीं में मिलता है, तो आपके पास कभी भी काफी नहीं होगा। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पास बहुत है। यही सच है। अपने खुद के शरीर, खूबसूरती और आकर्षण की पूजा कीजिए और आप हमेशा खुद को बदसूरत महसूस करेंगे। और जब समय बीतेगा और उम्र दिखने लगेगी, तो आप मरने और मिट्टी में मिलने से पहले ही लाखों बार मरेंगे। एक हद तक हम सब ये बातें पहले से जानते हैं। इन्हें कहानियों, कहावतों, घिसे पिटे जुमलों और उपदेशों में पिरोया गया है। हर महान कहानी का ढांचा यही है। असली काम यह है कि हम इस सच को
रोज की जिंदगी में अपने दिमाग के सामने कैसे रखें। पावर की पूजा कीजिए, ताकत की पूजा कीजिए और आप खुद को कमजोर और डरा हुआ महसूस करेंगे। और अपने डर को दूर रखने के लिए आपको दूसरों पर और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। अपने दिमाग की पूजा कीजिए, अपने होशियार दिखने की पूजा कीजिए और आखिर में आप खुद को एक बेवकूफ और धोखेबाज समझेंगे, जिसे हमेशा डर रहेगा कि कोई उसकी असलियत न पकड़ ले। और ऐसे ही और भी। देखिए, पूजा के इन तरीकों के बारे में सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि ये बुरे या पाप से भरे हैं। खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें बिना सोचे समझे करते हैं। ये हमारी पैदाइशी बनावट है, डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। ये ऐसी पूजा है जिसमें आप रोजाना धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं। आप क्या देखते हैं और किसी चीज की कीमत कैसे आंकते हैं, इसे लेकर आप अपनी पसंद के पक्के हो जाते हैं। और आपको कभी भी पूरी तरह से इस बात का होश नहीं होता कि आप यही कर रहे हैं। और दुनिया आपको अपनी इसी पैदाइशी सोच पर चलने से कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि इंसानों, पैसे और पावर की यह दुनिया बहुत ही मजे से डर, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, लालच और खुद की पूजा रूपी फ्यूल पर, खुद की वर्शिप ऑफ सेल्फ के इस ईंधन पर चलती रहती है। हमारे आज के माहौल ने इन ताकतों का ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे हमें बेहिसाब दौलत, आराम और खुद की आजादी मिली है। यह आजादी है अपने दिमाग इतने छोटे से किंगडम्स का राजा बनने की और इस पूरी दुनिया के बीच में बिल्कुल अकेले होने की। इस तरह की आजादी के अपने बहुत से फायदे हैं, लेकिन जाहिर है आजादी भी कई तरह की होती है। और जो आजादी सबसे कीमती है उसके बारे में आप जीतने, कुछ पाने और दिखावा करने वाली बाहर की इस बड़ी दुनिया में ज्यादा नहीं सुनेंगे। असली और जरूरी आजादी में शामिल है आपका अटेंशन, आपका ध्यान, आपका होश, आपका अवेयरनेस, आपका डिसिप्लिन और आपकी मेहनत। इसमें शामिल है सच में दूसरे लोगों की परवाह करना और उनके लिए अपने आप को पीछे रखना, बार बार, रोज के छोटे छोटे और अनसेक्सी तरीकों से हर रोज। यही असली आजादी है, यही रियल फ्रीडम है। इसके अलावा दूसरा रास्ता है बिना सोचे समझे जीना, अपनी पैदाइशी सोच पर चलना, चूहों की दौड़ में भागना और हमेशा यह चुभने वाला एहसास रखना कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी चीज थी जिसे हमने खो दिया है। मुझे पता है कि ये बातें शायद मजेदार, हल्की फुल्की या बहुत ज्यादा जोश दिलाने वाली नहीं लग रही होंगी। जहां तक मैं समझ सकता हूं, यह बस एक सच है जिसमें से सारी फालतू की बकवास को निकाल दिया गया है। जाहिर है आप इसके बारे में जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन प्लीज इसे उंगली दिखाकर उपदेश देने वाले किसी भाषण की तरह खारिज मत कीजिएगा। इनमें से कोई भी बात अच्छे बुरे, धर्म, पक्के नियमों या मरने के बाद की जिंदगी से जुड़े बड़े और फैंसी सवालों के बारे में नहीं है। कैपिटल टी वाला ट्रूथ यानी परम सत्य तो मौत से पहले की जिंदगी के बारे में है। यह 30 या 50 साल की उम्र तक खुद के सिर में गोली मारने की इच्छा के बिना जिंदा रहने के बारे में है। यह बस सीधे सादे होश के बारे में है, उस चीज का होश जो इतनी असली और इतनी जरूरी है और हमारे चारों ओर खुले में इतनी छिपी हुई है कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि यह पानी है, यह पानी है, दिस इज वाटर। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, रोज की जिंदगी में पूरे होश में और जिंदा रहना।